क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा सीखता कैसे? क्या सिर्फ किताब पढ़ने से या खेलते-खेलते? अगर आप यूपी टेट या सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये टॉपिक पेडोलॉजी की जान है। इसे समझ लिया तो आधा पेपर यहीं क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को रट लेना नहीं है। मतलब हमारा मिशन उस रहस्य को सुलझाना है कि एक बच्चे का दिमाग असल में काम कैसे करता है। राइट, शुरुआत में तो दिमाग एकदम कोरी स्लेट जैसा लगता है ना? एग्जैक्टली और वो दुनिया की इतनी जटिल जानकारियों को प्रोसेस कैसे करता है, यही आज का टॉपिक है। हम आज चार महान विचारकों के नोट्स का विश्लेषण करेंगे। जीन पियाजे, लिव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर और ईएल थॉर्नडाइक। जो भी छात्र शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ किताबों में लिखी थ्योरी नहीं है। ये असल क्लासरूम का ब्लूप्रिंट है। एकदम सही कहा। तो आज हम इस ऑडियो लेक्चर में उसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। इनका जो मूल विचार है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कंस्ट्रक्टिविज्म वाला। हाँ, पियाजे का मानना था कि हर बच्चा जन्म से ही एक नन्हा वैज्ञानिक है, मतलब एक लिटिल साइंटिस्ट। और यही प्याजे की पूरी थ्योरी का बेस है। इसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद कहते हैं। उनका मानना था कि ज्ञान कोई ऐसा तरल पदार्थ नहीं है जिसे एक टीचर के दिमाग से निकालकर बच्चे के दिमाग में बस उड़ेल दिया जाए। राइट, वो कोई खाली बर्तन थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय बच्चा अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। मतलब वो ज्ञान का पैसिव रिसीवर नहीं है, बल्कि एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। यहाँ मैं छात्रों के लिए एक एनालॉजी देना चाहूंगा जो इस कंस्ट्रक्टिविज्म को विजुअलाइज करने में बहुत मदद करती है। पियाजे की थ्योरी में एक शब्द बार बार टकराता है, स्कीमा या स्कीमा। ओहो, ये तो बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। हाँ, और सुनने में ये बहुत भारी भरकम और टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे दिमाग के एक फोल्डर की तरह देखा जा सकता है। फोल्डर? मतलब कंप्यूटर वाले फोल्डर? एग्जैक्टली। जब एक बच्चा दुनिया में कुछ नया देखता या अनुभव करता है ना, तो उसका दिमाग उस जानकारी को स्टोर करने के लिए एक फोल्डर बना लेता है। उदाहरण के लिए, मान लेते हैं कि एक बच्चे ने पहली बार एक चार पैर वाला भौंकने वाला जानवर देखा। हम्म। उसे बताया गया कि ये कुत्ता है। अब उस बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा बन गया, मतलब चार पैर, एक पूंछ और भौंकने वाली आवाज का एक कुत्ता नाम का फोल्डर तैयार हो गया। वाओ! ये फोल्डर वाला उदाहरण सीखने की असली प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक शुरुआत है। तो अब जब बच्चा अगली बार किसी दूसरे कुत्ते को देखता है, भले ही वो किसी अलग रंग या नस्ल का हो, वो तुरंत उसे पहचान लेगा। हाँ, वो उसे तुरंत उसी कुत्ते वाले फोल्डर में डाल देता है। नई जानकारी को किसी पहले से मौजूद फोल्डर या स्कीमा में फिट करने की इस कोशिश को पियाजे ने एसिमिलेशन कहा है, यानी आत्मीकरण। एसिमिलेशन, ठीक है। ये दिमाग के लिए बहुत आसान और आरामदायक स्थिति होती है, क्योंकि कुछ नया नहीं बनाना पड़ा। लेकिन दुनिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। हमेशा चीजें पुराने फोल्डर में फिट नहीं बैठ सकती। सोचिए, जब वो बच्चा पहली बार किसी बिल्ली को देखेगा, उसके भी चार पैर हैं, पूंछ है, लेकिन वो भौंकती नहीं, म्याऊं करती है। राइट, वहां दिक्कत होगी। तब उसके दिमाग के उन फोल्डर्स का क्या होगा? मेरे हिसाब से तो दिमाग में एक एरर मैसेज आ जाना चाहिए, क्योंकि नई जानकारी पुराने नियम से टकरा रही है। उस एरर मैसेज वाली स्थिति को ही साइकोलॉजी में डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन कहा जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो बिल्ली को कुत्ता बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यार, ये जानवर तो भौंक ही नहीं रहा है। मतलब एसिमिलेशन फेल हो गया। एग्जैक्टली। अब एसिमिलेशन काम नहीं कर रहा, तो दिमाग को उस एरर को फिक्स करना पड़ता है। बच्चा या तो अपने पुराने कुत्ते वाले फोल्डर के नियमों को बदलेगा, या फिर बिल्ली के लिए एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाएगा। ओके। जानकारी में इस बदलाव या नए फोल्डर बनाने की प्रक्रिया को अकोमोडेशन यानी समायोजन कहते हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब दिमाग लगातार नई फोल्डर बना रहा है, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं, और पुरानी चीजों को उनमें डाल रहा है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की जो जद्दोजहद चलती रहती है ना, उसे इक्विलिब्रेशन या संतुलन कहते हैं। पियाजे के अनुसार एक इंसान के सीखने का यही मूल मैकेनिज्म है, असंतुलन से संतुलन की ओर जाना। मेक सेंस। तो अगर सीखने का ये मैकेनिज्म जन्म से ही शुरू हो जाता है,
तो क्या 1-2 साल के बच्चे का दिमाग और एक 15 साल के टीनेजर का दिमाग एक ही तरह से काम करता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पियाजे की 4 स्टेजेस आती हैं। राइट। 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं तैयारी करने वालों के सामने ये अक्सर आती हैं। चलिए इन्हें एक कहानी की तरह समझते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ लिस्ट रटी जाए। श्योर, इसे एक बच्चे के बड़े होने की यात्रा की तरह देखते हैं। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ये जन्म से 2 साल तक होती है। जब बच्चा एकदम छोटा होता है। हाँ, इस उम्र में भाषा नहीं होती, लॉजिक नहीं होता, बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों और फिजिकल एक्टिविटी से सीखता है, चीजों को छूकर, देखकर, मुंह में डालकर। इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व का आ जाना। ऑब्जेक्ट परमानेंस का वो क्लासिक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, पीकाबू या लुका छिपी का खेल। हाँ हाँ, बिल्कुल। जब छोटे बच्चे के सामने चेहरा हाथों से छुपा लिया जाता है ना, तो उसे सच में लगता है कि सामने वाला इंसान दुनिया से ही गायब हो गया है। क्योंकि उसकी सोच ये है कि जो दिख नहीं रहा वो है ही नहीं। राइट। लेकिन जब वो 8-9 महीने का होता है तो वो हाथों को हटाने की कोशिश करता है। उसे समझ आ जाता है कि चेहरा सिर्फ छिपा है, गायब नहीं हुआ। यानी आंखों के सामने से हटने के बाद भी वस्तु का अस्तित्व कायम है। ये एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव छलांग है। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक चलती है। इस उम्र में तो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। भाषा बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनकी सोच में 2 बड़ी कमियां होती हैं। पहला, वो ईगोसेंट्रिक या आत्म केंद्रित होते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया चीजों को ठीक वैसे ही देखती है और महसूस करते हैं जैसे वे करते हैं। और दूसरी कमी? दूसरी बड़ी कमी है कंजर्वेशन यानी संरक्षण की समझ का न होना। कंजर्वेशन वाला हिस्सा अक्सर कंफ्यूज करता है छात्रों को। हाँ, तो इसे ऐसे समझिए, अगर एक चौड़े ग्लास में रखा पानी किसी लंबे और पतले ग्लास में डाल दिया जाए, तो इस उम्र के बच्चे को लगता है कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि ग्लास लंबा है तो पानी भी ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। उसकी नजर सिर्फ ग्लास की हाइट पर टिक जाती है। वो ये लॉजिक नहीं लगा पाता कि पानी की मात्रा तो उतनी ही है, सिर्फ बर्तन का आकार बदला है। तो ये कमी कब दूर होती है? ये कमी तीसरी स्टेज में जाकर दूर होती है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 7 से 11 साल की उम्र। इस दौर में बच्चे के अंदर लॉजिकल सोच पैदा हो जाती है। मतलब अब वो कंजर्वेशन समझ जाएगा। हाँ, अब वो आसानी से बता सकता है कि दोनों ग्लासों में पानी बराबर है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये लॉजिक सिर्फ उन चीजों के लिए काम करता है जो ठोस या कॉन्क्रीट है, जिन्हें वो सामने देख और छू सकता है। हवाई बातों पर लॉजिक नहीं लगा सकता। नहीं, ख्यालों पर लॉजिक नहीं चलता अभी। और वो एब्स्ट्रैक्ट बातों को समझने की क्षमता शायद आखिरी स्टेज में आती होगी। जी हाँ, आखिरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल के बाद शुरू होती है। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जन्म होता है। मतलब अमूर्त चिंतन। बिल्कुल। अब किशोर उन आइडियाज और सिद्धांतों के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने फिजिकली मौजूद नहीं है। प्रेम, न्याय और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर चर्चा कर सकता है। उसकी सोच पूरी तरह वैज्ञानिक हो जाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर ए टीचर? श्रोताओं, यहाँ एक कमाल की टीचर टिप निकल कर आती है। पियाजे के अनुसार पहले बच्चे का विकास होता है, फिर वो चीजें सीखता है। ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्हें एक्टिव कंस्ट्रक्टर बनने देना चाहिए। एकदम सही टिप है। लेकिन यहीं पर मुझे पियाजे की थ्योरी में कमी भी नजर आती है। मतलब पियाजे के हिसाब से तो बच्चा एक अकेला नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने दिमाग में दुनिया बना रहा है। पर अगर एक बच्चा किसी सवाल पे अटक जाए तो वो अकेले बैठकर एरर मैसेज तो नहीं पढ़ता रहेगा ना। वो रोएगा, मदद मांगेगा। क्या सीखना इतना सोलो काम है? समाज, संस्कृति और हमारे दोस्तों का क्या रोल है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं से हमारी चर्चा एक नई दिशा लेती है। पियाजे के इस अकेले वैज्ञानिक वाली अप्रोच की सबसे बड़ी आलोचना लिव वाइगोत्स्की ने की थी। वाइगोत्स्की? इनका नजरिया तो बिल्कुल अलग था। हाँ, वाइगोत्स्की मानते थे कि कोई भी इंसान एक आइलैंड की तरह अकेले नहीं सीख सकता। उनके सिद्धांत का कोर ये है कि समाज, संस्कृति और भाषा सीखने की प्रक्रिया का दिल है। मतलब सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। बिल्कुल। सीखना पहले दूसरों के साथ यानी बाहरी दुनिया में होता है और फिर वो हमारे दिमाग के अंदर आकर
हमारी अपनी समझ बनता है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब अकेले वैज्ञानिक से सामाजिक शिक्षार्थी तक का सफर। और जब सामाजिक रूप से सीखने की बात आती है तो वाइगोत्स्की की थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, ZPD। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल हाँ, डेवलपमेंट। इसे अक्सर सीखने का जादुई दायरा कहा जाता है। इसे जादुई दायरा इसलिए कहते हैं क्योंकि असली सीखना वहीं घटित होता है। ओ, इसे 3 सर्कल्स के रूप में इमेजिन किया जा सकता है। 3 सर्कल्स? हाँ, सबसे अंदर का सर्कल वो काम है जो एक बच्चा बिना किसी की मदद के खुद कर सकता है। जैसे दूसरी क्लास के बच्चे के लिए 2+2 जोड़ना। यहाँ उसे कुछ नया नहीं सीखना। ठीक है। सबसे बाहर का सर्कल वो काम है जो वो किसी की मदद से भी नहीं कर सकता। जैसे उसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना, वो उसकी क्षमता से बहुत बाहर है। वो तो इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, जहाँ काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति, शिक्षक या अपने से ज्यादा जानने वाले दोस्त की मदद से किया जा सकता है, वही ZPG है। और यहीं पर एक और फेवरेट एनालॉजी आती है, स्कैफोल्डिंग या मचान। ओहो, स्कैफोल्डिंग। इसे बिल्कुल साइकिल सीखते समय दी जाने वाली मदद की तरह समझा जा सकता है। जब कोई पहली बार साइकिल पर बैठता है तो शुरुआत में कोई पीछे से कैरियर पकड़ता है ना, बिल्कुल, पेरेंट्स पकड़ते हैं। वो जो पीछे से पकड़ना है वही स्कैफोल्डिंग है। मतलब एक अस्थायी मदद जो बच्चे को ZPD के दायरे में सफल होने में मदद करती है। जैसे जैसे बैलेंस बनाना आ जाता है, पीछे वाला व्यक्ति अपना हाथ हटा लेता है। ये साइकिल वाली एनालॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। स्कैफोल्डिंग का मतलब सिर्फ मदद देना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उस मदद को कब और कितना हटाना है। राइट? अगर हमेशा पकड़े रहेंगे तो वो खुद कैसे चलाएगा? एग्जैक्टली। अगर पीछे बैठा इंसान साइकिल को हमेशा पकड़े रहेगा, तो बच्चा कभी खुद बैलेंस बनाना नहीं सीखेगा। शिक्षा में भी ये इशारे देना हो सकता है, कोई मुश्किल सवाल को छोटे हिस्सों में तोड़ना हो सकता है, और जैसे ही बच्चा वो काम खुद करने लगता है, वो सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है। मेक सेंस। प्याजे और वाइगोट्स्की के बीच एक और बड़ा टकराव देखने को मिलता है और वह है भाषा का मुद्दा। हाँ, लैंग्वेज को लेकर दोनों के विचार एकदम उल्टे थे। जहां पियाजे मानते थे कि बच्चे के अंदर पहले सोच आती है और फिर वो उसे व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है, वहीं वाइगोट्स्की ने इसे पूरी तरह पलट दिया। उनके लिए भाषा कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि सोच का औजार है, मतलब टूल ऑफ थॉट। वाइगोत्स्की का ये विचार बहुत रिवॉल्यूशनरी था। उनका मानना था कि भाषा हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को शेप देती है। अक्सर छोटे बच्चों को खेलते समय या कोई मुश्किल पजल सॉल्व करते हुए खुद से बातें करते देखा जा सकता है। हाँ, वो खुद भी बड़बड़ाते रहते हैं, ये वाला ब्लॉक यहाँ जाएगा, नहीं यहाँ। बिल्कुल। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और माना कि इसका कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच या निजी संवाद नाम दिया। प्राइवेट स्पीच। उनका तर्क था कि बच्चा खुद से बोलकर असल में अपने काम और अपनी सोच को दिशा दे रहा होता है। ये कोई फालतू की बड़बड़ाहट नहीं है, बल्कि सेल्फ गाइडेंस है। वाह, मतलब वो बच्चा बाहर से आवाज निकालकर खुद के दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। हाँ, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये बाहर बोलना बंद हो जाता है और ये इनर स्पीच या मौन संवाद बन जाता है। वही मौन संवाद जो हम सब मन ही मन सोचते हुए करते हैं। तो अगर हम श्रोताओं के लिए एक टीचर के नजरिए से वाइगोत्स्की की टीचर टिप निकालें, तो वो ये होगी कि कक्षा में शिक्षक कोई बॉस या डिक्टेटर नहीं है। शिक्षक एक फैसिलिटेटर या पार्टनर है। बिल्कुल। क्लासरूम में सहयोगात्मक अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए, जहां बच्चे ग्रुप्स में बैठकर एक दूसरे के साथ चर्चा करके सीखें। शानदार। तो अभी तक हमने देखा कि प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही बच्चे के दिमाग के अंदर चल रही प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे थे, चाहे वो खुद से स्कीमा बना रहा हो या समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। दोनों माइंडसेट की बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। BF स्किनर ने इस पूरी बहस को ही खारिज कर दिया। स्किनर का तो अप्रोच ही एकदम अलग था। उनका तर्क था कि जो दिमाग हम देख नहीं सकते, जिसके अंदर चल रहे मौन संवाद को मापा नहीं जा सकता, उस पर इतनी बड़ी थ्योरी कैसे बनाई जा सकती है। और स्किनर का यह तर्क व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म की नींव बना। उनका नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल था। उनका मानना था कि इंसान का दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है, जिसके अंदर क्या चल रहा है ये जानना जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉक्स मतलब अंदर मत झांको। हाँ, सीखना और कुछ नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार में आने वाला एक दृश्य बदलाव है, जिसे आप देख सकें। और ये बदलाव कैसे आता है? किसी भी व्यवहार के बाद मिलने वाले परिणामों से, यानी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर किसी काम का परिणाम अच्छा है, तो वो काम बार बार दोहराया जाएगा। अगर परिणाम बुरा है,
तो वो काम रुक जाएगा। यह स्किनर की थ्योरी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने ना कई छात्रों को बहुत परेशान किया है। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। ओ हाँ, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे भी होता था। अक्सर लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का नाम सुनते ही उसे सजा या पनिशमेंट समझ लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये साइकोलॉजी की शायद सबसे आम गलतफहमी है और इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि रीइंफोर्समेंट शब्द का काम हमेशा किसी व्यवहार को बढ़ाना या मजबूत करना होता है, हमेशा। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ने क्लास में सही जवाब दिया तो उसे स्टार दिया गया या पूरी क्लास के सामने तारीफ की गई। इससे उसके दोबारा सही जवाब देने का व्यवहार बढ़ेगा। ओके, ये तो सीधा गणित है। अच्छा काम करो, इनाम पाओ। लेकिन फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में नेगेटिव क्या है? वो व्यवहार को कैसे बढ़ाता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी हम एक अच्छा व्यवहार ही बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ इनाम देकर नहीं, बल्कि इंसान के ऊपर से किसी बुरी चीज या अनचाही स्थिति को हटाकर। हटाकर। हाँ, नेगेटिव का मतलब यहाँ कुछ बुरा करना नहीं है, बल्कि गणित के माइनस की तरह है, घटाने की तरह, किसी बुरी स्थिति को माइनस कर देना। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाइए। हम्म। से एक आम उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चे को रोज टीवी देखने से पहले अपनी नापसंद हरी सब्जी खानी पड़ती है। अगर वो सब्जी नहीं खाता तो उसे रोज डांट पड़ती है। जो कि एक अनचाही स्थिति है। बिल्कुल, डांट खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन वो बिना टोके चुपचाप सब्जी खा लेता है, तो उस दिन उससे डांट नहीं पड़ती। यहाँ डांट जैसी अनचाही चीज का माइनस हो जाना ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। हाँ, अब तस्वीर साफ हुई। मतलब वो उस रोज मिलने वाली डांट या तनाव से बचने के लिए बिना टोके सब्जी खाना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली। यहाँ भी उसका सब्जी खाने का अच्छा व्यवहार बढ़ ही रहा है। बस मोटिवेशन इनाम पाना नहीं है, बल्कि एक बुरी चीज से छुटकारा पाना है। बिल्कुल सही पकड़े। दोनों ही मामलों में लक्ष्य व्यवहार को बढ़ाना है, जबकि सजा या पनिशमेंट का काम इसके एकदम उलट है। सजा का मकसद किसी भी व्यवहार को कम करना या दबाना होता है। स्किनर की थ्योरी वाकई इस बात का जवाब नहीं देती कि नए व्यवहार का जन्म कैसे होता है, और इसी खालीपन को भरता है E.L. थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल, उनका जवाब था प्रयास और त्रुटि, यानी ट्रायल एंड एरर। उनका मानना था कि कोई भी नया सीखना रातों रात या अचानक किसी प्रेरणा से नहीं होता, बल्कि वो अंधेरे में तीर चलाने और गलतियां कर करके सही रास्ता खोजने की एक लंबी प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक का नाम आते ही ना मुझे उनकी वो भूखी बिल्ली वाला मशहूर प्रयोग याद आ जाता है। ये प्रयोग अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है। हाँ, वो पजल बॉक्स वाला। चलिए श्रोताओं के लिए इस दृश्य की कल्पना करते हैं। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स के बाहर एक प्लेट में मछली रखी थी। और बिल्ली भूखी थी। बहुत भूखी। बिल्ली भूखी थी, बाहर खाना था और वो किसी भी कीमत पर बाहर आना चाहती थी। बॉक्स के अंदर एक छोटा सा लीवर लगा था जिसे दबाने से दरवाजा खुल सकता था, लेकिन बिल्ली को तो ये मैकेनिकल बात पता नहीं थी ना। तो उस स्थिति में बिल्ली ने क्या किया होगा? उसने कोई लॉजिक नहीं लगाया। उसने बस हर मुमकिन रैंडम हरकत की। उसने बॉक्स को नोचा, काटा, सलाखों के बीच से सिर निकालने की कोशिश की। ये सब उसकी त्रुटियां थीं, यानी एरर्स। वो बस हाथ पैर मार रही थी। हाँ, वो बार बार बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। और फिर अचानक एक झटके में इत्तेफाक से उसका पंजा उस लीवर पे पड़ गया। खटका हुआ, दरवाजा खुला और उसे खाना मिल गया। ये तो सिर्फ एक तुक्का था। बिल्कुल तुक्का था। लेकिन जब उसी बिल्ली को दोबारा उसी बॉक्स में डाला गया, तब असली मैकेनिज्म समझ आया। अच्छा, तब क्या हुआ? शुरुआत में जब उसे दोबारा डाला गया तो उसने फिर से वही पुरानी गलतियां की, लेकिन इस बार बाहर निकलने में उसे पिछली बार से थोड़ा कम समय लगा। ओके। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, बिल्ली की फालतू हरकतें और गलतियां कम होती गईं। अंत में एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को बॉक्स में डालते ही उसने बिना कोई समय बर्बाद किए सीधा लीवर दबाया और बाहर आ गई। वाह। उसने ट्रायल एंड एरर से एक नया व्यवहार सीख लिया था। और इसी एक प्रयोग को आधार बनाकर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए, जिन्हें लॉज ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये आज भी हर शिक्षक के लिए पत्थर की लकीर माने जाते हैं। वे 3 नियम शिक्षा जगत की नींव है। पहला है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। ये नियम कहता है कि अगर किसी काम का परिणाम संतोषजनक होता है तो दिमाग उस व्यवहार को दोहराने के लिए कनेक्शन मजबूत कर लेता है। बिल्ली को खाना मिला,
जो बहुत सेटिस्फाइंग था। इसलिए लीवर दबाने की हरकत पक्की हो गई। एग्जैक्टली और दिलचस्प बात यह है कि यही प्रभाव का नियम आगे चलकर स्किनर के रीइंफोर्समेंट सिद्धांत का बेस बना। ओह, इंटरकनेक्टेड है दोनों। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका सीधा सा फंडा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्कुल। जितना किसी चीज का अभ्यास किया जाएगा, न्यूरल कनेक्शन उतना ही मजबूत होगा और सीखना उतना ही पक्का होगा। और अगर अभ्यास छोड़ दिया जाए तो वो सीखना कमजोर पड़ जाएगा। मैथ्स की प्रैक्टिस इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, बिना प्रैक्टिस के फॉर्मूले दिमाग से वाष्प की तरह उड़ जाते हैं। और तीसरा नियम जो शायद एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार न हो उसे कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। यही हमारी आज की आखिरी और सबसे पावरफुल टीचर टिप है। अगर क्लास में बैठा बच्चा रात भर सोया नहीं है, भूखा है या किसी बात को लेकर डरा हुआ है, तो कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन मटेरियल ले आए या सबसे शानदार लेक्चर दे दे, वो बच्चा एक शब्द नहीं सीखेगा। सही बात है, क्योंकि उसका दिमाग रेडी ही नहीं है। प्रेरणा और तत्परता सीखने की सबसे पहली शर्त है। यही कारण है कि एक अच्छे शिक्षक को विषय पढ़ाने से पहले क्लासरूम का माहौल बनाना होता है। बच्चों की जिज्ञासा जगानी होती है, तभी असली पढ़ाई शुरू हो सकती है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा वाकई में दिमाग के कई जाले साफ करने वाली रही। हमने सीखने के 4 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों को गहराई से समझा। चलिए, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोकर एक पावरफुल कंपैरिजन के रूप में समेटते हैं। श्योर। अगर परीक्षा में सेल्फ लर्निंग, ज्ञान का खुद निर्माण करने या नन्हे वैज्ञानिक की बात आए, तो उत्तर जीन पियाजे की तरफ जाता है। और अगर बात सोशल लर्निंग, समाज, संस्कृति, मदद या स्कैफोल्डिंग और भाषा की हो तो लिव वाइगोत्स्की का नाम सर्वोपरि है। अगर रीइंफोर्समेंट, परिणाम और व्यवहार में बदलाव की बात हो तो बीएफ स्किनर याद आते हैं। और अंत में अगर प्रैक्टिस, प्रयास और त्रुटि और अभ्यास के नियमों की बात हो तो हम थॉर्नडाइक के पास जाते हैं। परफेक्ट। इस बेहतरीन सारांश के बाद इस विषय पर अंतिम नजरिया यही है कि इनमें से कोई भी एक थ्योरी अपने आप में इंसान के सीखने की पूरी कहानी नहीं बयान करती। इंसान का दिमाग है ही बहुत जटिल। हाँ, एक स्मार्ट और प्रभावी शिक्षक वो है जो असल क्लासरूम में किसी एक थ्योरी का गुलाम नहीं बनता, बल्कि इन सभी सिद्धांतों का अपनी जरूरत के हिसाब से मिक्स इस्तेमाल करता है। वो बच्चों को खुद खोज करने का मौका भी देता है, जरूरत पड़ने पर मचान भी देता है, अच्छे व्यवहार पर इनाम भी देता है और बेसिक स्किल्स के लिए बार बार अभ्यास भी करवाता है। तो चलिए, आज के इस ऑडियो लेक्चर को खत्म करने से पहले एक उत्तेजक विचार छोड़कर जाते हैं जिस पर श्रोता खुद सोच विचार कर सकें। हाँ, आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरे क्लासरूम में जहाँ गेमिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ एआई टूल्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्क्रीन के जरिए ऑनलाइन लर्निंग आम हो गई है, जरा सोचिए इन चारों मनोवैज्ञानिकों में से किसका सिद्धांत आज के इस डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा हावी है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या ये डिजिटल बैज और पॉइंट्स स्किनर के रीइंफोर्समेंट पर चल रहे हैं या ओहो एआई चैटबॉट्स वाइगोत्स्की की स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं? इस बदलते परिदृश्य पर विचार जरूर कीजिएगा। ये विचार करने के लिए एक बहुत ही शानदार दिशा है। जो भी छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटीटी हो या यूपीटेट, इस टॉपिक को एक बार नहीं बार बार रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं और इस ऑडियो लेक्चर को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पेडागोजी की जान है। सीखते रहिए, अपने ज्ञान का निर्माण करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।